वेरी गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर शैली राणा आज फिर आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ में। जैसा कि जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने एक समझने की कोशिश की थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। हमने जाना था कि मापन का क्या अर्थ होता है, मूल्यांकन क्या क्या अर्थ होता है और आकलन हम किसे कहते हैं। साथ ही साथ पिछले लेक्चर्स में हमने ये भी समझने की कोशिश की कि जो हमारा आकलन है, जो हमारा असेसमेंट है, वो किस तरीके से हम कर सकते हैं और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट। उसके साथ ही साथ अब हमें जब हम असेसमेंट को समझ चुके हैं, मेजरमेंट को हम समझ चुके हैं और मूल्यांकन को हमने अच्छे से जान लिया है, अब बात आती है कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हम किसे कहते हैं। मापन और मूल्यांकन को हमने जब उसके टाइप्स भी समझे थे तो हमने ये समझने की कोशिश की थी कि जो आकलन था, जो असेसमेंट था, बेसिकली वो फॉर्मेटिव भी होता था और समेटिव भी होता था। और जो फॉर्मेटिव की बात करते हैं तो फॉर्मेटिव का अर्थ होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस के दौरान जो हम आकलन करते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें प्रोसेस के साथ साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि बच्चे का जो लर्निंग का गैप है वो कहाँ पर है और उसे वो कैसे सही कर सकता है। तो टीचर टाइम टू टाइम फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा बच्चे का इम्प्रूवमेंट कराता रहता है और लर्निंग का आउटकम आता है। आज हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जैसे कि नाम ही अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है कि कॉन्टिन्यूअस, हम जानते हैं कि जब लर्निंग की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसी तरीके से जब हम कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आज शुरू करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज द बेसिकली द बैकग्राउंड ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो टर्म है ये सबसे पहले कहाँ से आई, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और क्यों हम आज इसे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा इवैल्यूएशन का पैटर्न है वो ज़्यादातर चॉक एंड टॉक या बच्चे को पेपर और पेंसिल के द्वारा जो हम एग्जाम्स लेते थे उनके आधार पर जो बच्चा मार्क्स लेकर आ रहा था उसके आधार मानकर ही हम जजमेंट करते थे कि ये बच्चा किस फील्ड में जाएगा या ये बच्चा किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा है। लेकिन जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम सुझावों की बात करते हैं, जब हम सजेशंस की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का जो सजेशन था सबसे पहले दैट वाज बीइंग गिवन बाय एनईपी 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात की गई है, जिसमें ये क्लियर कहा गया है कि जो हमारी एजुकेशन है दैट शुड नॉट बी ओनली बेस्ड ऑन चॉक एंड टॉक और पेपर और पेंसिल बेस्ड, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन द क्वालिटी। हमारी जो एक्चुअल एजुकेशन है, जो सही मायने में शिक्षा का अर्थ होना चाहिए, जो सही मायने में बच्चे का लर्निंग का जो प्रोसेस है, हमें उसमें केवल और केवल उसका क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन नहीं करना है, बल्कि हमें कैसा इवैल्यूएशन करना है, क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक। जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि क्वालिटेटिव में हम डिस्क्राइब करते हैं कि बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस है बेसिकली उसने कितना सीखा, और जब वो सीखता है तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी करता है और टाइम टू टाइम हम गलतियों को क्या करते हैं, रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। Suggestions for continuous and comprehensive evaluation. Continuous and comprehensive evaluation की मैंने भी जिक्र किया 1986 में, सबसे पहले सुझाव दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में। इसके बाद NCF 2005 आया। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में भी इस चीज का सुझाव दिया गया कि जो भी हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है उसमें केवल और केवल करिकुलम पर ही हमें बेस नहीं होना है, बल्कि करिकुलर एक्टिविटीज भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, जिससे कि हम बच्चे का क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन भी कर सकें। नेक्स्ट जो सजेशन था दैट वाज फ्रॉम RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, दैट वाज कमिंग टू एग्जिस्टेंस इन 2009,
और RTE जो राइट टू एजुकेशन है 2009 में, इसकी भी जो धारा 29 है उसका भी भाग फर्स्ट 29(1) में ये सजेशन दिया गया है कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन ही हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन ही बच्चे का होना चाहिए, अगर हमें बच्चे को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से उसका मूल्यांकन करना है। लेकिन जब बात आती है इसके इम्प्लीमेंटेशन की, तो इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले CBSE ने किया, जो केवल और केवल 9th क्लास में उसने लागू करा इसको, और 2009 में। लेकिन CBSE जो हमारा बोर्ड है वो सेंट्रल बोर्ड था, और उसने केवल और केवल इसको 9th क्लास में ही अप्लाई करा, 9th क्लास में ही अपने यहाँ लागू करा कि हम आज इसके बाद 2009 में कि भाई हम कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बच्चे का करेंगे। बट पूरे देश में जब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, तो दैट वाज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। ये लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से। तो आज हमने अभी तक इस पे ये समझने की कोशिश की है कि जो हमारा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, जो हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, उसका सुझाव कई बार ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में कि सबसे पहले ये सुझाव कहां पर आया था और किस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है। तो हमें हमेशा याद रहना चाहिए दैट वाज बीइंग इन 1986 की जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि NEP 2020 नया ड्राफ्ट आया है एजुकेशन में, हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, लेकिन 1986 में सबसे पहले इसके लिए जिक्र किया गया है। 1986 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को इन्होंने बढ़ावा देने की बात कही। फिर उसके बाद NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में आता है, उसमें उन्होंने कहा कि कोलास्टिक और कोलास्टिक यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज जो बच्चा करता है उसका क्वालिटेटिव जो असेसमेंट है वो भी होना चाहिए। हमें क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना है। RTE राइट टू एजुकेशन 2009 में भी जो धारा 29 का पार्ट 1 है उसमें भी यही कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कमेंडेड आता है। साथ ही साथ सबसे पहले जो ये लागू किया गया वो किया गया CBSE के द्वारा, और कौन से ईयर में किया जाता है 2009 में, और पूरे देश में इसको जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया दैट वाज इन 2010 1 अप्रैल को। अब हम जानने की प्रयास करेंगे कि जो कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, बेसिकली 2 पार्ट है इसके, एक कॉन्टिन्यूअस और दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत, लगातार, जो कहीं रुक नहीं सकता बीच में, लगातार पूरे साल जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो चलेगा, पूरे साल जो लर्निंग का प्रोसेस है दैट विल बी कंटिन्यू बाय दिस। लेकिन लर्निंग के इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए और लर्निंग के गैप को फुलफिल करने के लिए जब हम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो देयर विल बी द 2 एस्पेक्ट, वन विल बी द FA एंड अनदर विल बी SA। FA का जो वेटेज है दैट इज 40% और समेटिव असेसमेंट का जो वेटेज दिया गया है इसमें वो है 60% का। हम जानते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस यानी कि क्लास के दौरान ही टीचर बच्चे की जो लर्निंग गैप है उसको इंप्रूव कराने की कोशिश करता है, इसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस बने रहते हैं। और समेटिव असेसमेंट कैसा असेसमेंट होता है, ये जजमेंटल होता है। जब पूरे साल टीचर ने पढ़ा दिया जाता है तो एट द एंड हम जाकर उसका क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, समेटिव यानी कि योगात्मक आकलन हम कहते हैं। और जिसको जो वेटेज दिया गया है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में वो दिया गया है 60% का। अब हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो FA और SA है, हमारा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है, इसको कैसे लागू किया जाए और किस तरीके से इसे हम इंप्लीमेंट करते हैं ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन प्रोसेस। FA का जो बेसिकली मीनिंग है, हम जानते हैं कि मैंने जब आपको असेसमेंट के टाइप्स कराए थे तब भी मैंने ये बात क्लियर करी थी कि देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि आकलन के लिए अभिगम, यानी कि असेसमेंट करना है फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए, यानी कि जहां जहां बच्चे की लर्निंग हो रही है जिस तरीके से कॉन्टिन्यूसली उसको हमें क्या करते चल रहे हैं, असेसमेंट करते चल रहे हैं। और जहां जहां उसको जरूरत है उसको वहां पे रेमेडियल क्लासेस की जरूरत है तो रेमेडियल दी जाएगी,
उसको डायग्नोज किया जाएगा और उसको जो लर्निंग गया था उसको फुलफिल कराने के यहाँ पे प्रयास किया जाता है, जिससे कि बच्चे की परफॉर्मेंस में क्या आ जाए, एक इंप्रूवमेंट आ जाए। जब बात करते हैं समेटिव असेसमेंट की, तो समेटिव असेसमेंट का जो कैटेगरी है दैट इज कम अंडर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का आकलन, यानी कि जो बच्चा लर्निंग कर चुका है उसका आकलन हम करते हैं ऐसे में, यानी कि समेटिव असेसमेंट में, दैट इज अ क्वालिटेटिव असेसमेंट। क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन क्यों है? क्योंकि जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं तो हम बहुत सारे टूल और टेक्निक्स का यूज करते हैं, क्योंकि असेसमेंट जब टीचर कर रहा होता है तो उसमें वो ऑब्जर्वेशन भी कर सकता है, बच्चे को असाइनमेंट भी दे सकता है, बच्चा कोई प्रोजेक्ट बनाकर भी लाएगा, तो वो सारी एक्टिविटीज के माध्यम से ही हम बच्चे का क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन कर पाते हैं। साथ ही साथ अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो FA होता है, FA को जो वेटेज दिया गया है वो 40% का दिया गया है। तो जब FA का जो 40% का ये वेटेज है, बेसिकली जैसे कि मैंने यहाँ पर भी मेंशन करा है कि जो कोई भी स्कूल होता है उसमें 2 बार FA होता है, FA1 और FA2, जिसके मार्क्स होते हैं 10-10 यानी कि 20 मार्क्स का, और जो पहला असेसमेंट जो होगा समेटिव असेसमेंट वो होगा 30 मार्क्स का, यानी कि 50% का यहाँ पर वेटेज हो जाएगा, जिसमें कि 20% हमारा किसको जा रहा है, इसमें 20% फॉर FA एंड 30% फॉर ऐसे समेटिव असेसमेंट को। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी यही चीज दिखाने की कोशिश की गई है कि FA यानी कि फर्स्ट FA होगा 10 मार्क्स का, सेकंड FA भी होगा 10 मार्क्स का, एंड देन समेटिव असेसमेंट हो जाएगा 50 मार्क्स का, यानी कि टोटल 100 अगर मार्क्स का होता है तो 100 मार्क्स में से हमारा जो ऐसे होगा, ऐसे तो हो जाएगा हमारा 60 मार्क्स का, और जो FA होगा वो होगा हमारा 40 मार्क्स का। तो इसीलिए समेटिव असेसमेंट का जो वेटेज होता है हमेशा वो 60% का होता है, और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो वेटेज होता है दैट इज 40%, 60 एंड 40। इनके आधार पर ही, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है कि लगातार कंटिन्यूअसली जो बच्चे को इंप्रूवमेंट की जहां जहां आवश्यकता थी, टीचर ने पूरे साल उस लर्निंग गैप को फुलफिल करने की कोशिश की, उसको इंप्रूव किया, उसको रेमेडियल क्लासेस दी, उसको ट्यूटोरियल्स दिए, उसको इंप्रूव कराया लर्निंग में। ऐसे क्या करता है कि जितना भी बच्चे ने अभी लर्निंग करी है उसके आधार पर फिर हम उसका क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन करते हैं कि ओवरऑल बच्चे की क्या परफॉर्मेंस रही। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जजमेंटल कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस कहते हैं। इसीलिए इसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस बने रहते हैं और इसमें हम जजमेंटल हो जाते हैं, क्योंकि जो पूरे साल हमने उसको असेसमेंट करा है उसी के आधार पर अब उसका हम क्या कर रहे हैं, समेटिव असेसमेंट कर रहे हैं। इसीलिए इसे हम कह देते हैं फॉर्मेटिव और इसे कह देते हैं समेटिव। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट इज अवर कॉम्प्रिहेंसिव। हमने अभी तक बात करी थी कंटिन्यूअस की, अब हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव की। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि शब्द ही अपने आप में इंडिकेट कर रहा है, दैट इज विस्तृत, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें हर एक चीज को हमने और ज्यादा विस्तार देने की कोशिश की है। इसे हमने कॉलास्टिक एरियाज एंड को-कॉलास्टिक एरियाज में हमने डिवाइड करते हैं। कॉलास्टिक एरियाज की जब हम बात करते हैं तो ब्लूम के टैक्सोनॉमी में हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे का जो ज्ञानात्मक पक्ष है, यानी कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एंड देन लास्ट में हम उसमें क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें और ज्यादा डिटेल से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम कॉलास्टिक एरियाज की बात करते हैं तो जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारे सब्जेक्ट उसमें लगे हुए हैं, उसका भी हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं बच्चे का, और समेटिव असेसमेंट करते हैं, और उसके आधार पर हम उसका कॉलास्टिक एरिया को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसमें क्वालिटी आ सके, बच्चे में जो क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं वो डेवलप हो सके। अब जो कॉलास्टिक एरियाज है इसमें हम जानते हैं, इसमें हम केवल उसका ज्ञानात्मक पक्ष पे बात कर रहे हैं कि बच्चे की सब्जेक्ट पे कैसी नॉलेज है, या बच्चे को हमने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए, उसके आधार पर हमने उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट करा और लास्ट में हमने उसका समेटिव असेसमेंट करा कि बच्चे के कितने मार्क्स आए। नेक्स्ट है हमारा को-कॉलास्टिक एरियाज। को-कॉलास्टिक एरिया जिसे हम शैक्षिक क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें ब्लूम के टैक्सोनॉमी के जो दो अपने कॉग्निटिव के अलावा जो दो फील्ड आते हैं, दैट इज आवर अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन।
अफेक्टिव डोमेन में हम बच्चे की जो उसका इमोशंस है, फीलिंग्स है, जो उसकी स्किल्स है, और जब हम साइकोमोटर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि बच्चे का मोशन कैसा है, बच्चे की एक्टिविटीज किस तरीके की है, वो सारा का सारा हम अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में कवर करते हैं, जो ब्लूम के टैक्सोनॉमी में भी हम पढ़ते हैं। जैसे कि कोस्कोलास्टिक एरियाज में आता है हमारी लाइफ स्किल्स बच्चे की कैसी है, उसकी वैल्यूज किस तरीके से, बच्चे का बिहेवियर है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ग्रुप में वो किस तरीके से पार्टिसिपेशन कर रहा है, किस तरीके से उसने स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज है, और जो हमारी इसके अलावा डिबेट है या डिफरेंट कॉम्पिटिशंस विच आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द डिपार्टमेंट और इन द स्कूल और इन द इंस्टीट्यूशन, उसमें वो किस तरीके से पार्टिसिपेशन करता है। यानी कि केवल और केवल उसका कॉग्निटिव डोमेन ही हमें डेवलप नहीं करना है, बल्कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के आधार पर हमें क्या करना है, उसके दोनों एस्पेक्ट्स को देखना है कि कोलास्टिक एरियाज में और कोलास्टिक एरियाज में दोनों में ही बच्चे की पर्सनैलिटी क्या हो, ग्रूम कर सके, और उसी के आधार पर लास्ट में हम बच्चे का क्या कर देते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इसीलिए जो आजकल बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनता है उसमें जो बच्चे का एरियाज होता है, यानी कि उसके जो सब्जेक्ट होते हैं उनके मार्क्स भी दिए जाते हैं, साथ ही साथ बच्चा की जो को-करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें उसने कैसा परफॉर्म करा है उनका भी जिक्र किया जाता है। इसके आधार पर बच्चे की परफॉर्मेंस जो ओवरऑल ईयर में रही, हम फिर उसको कोस्कोलास्टिक एरियाज प्लस उसकी कोलास्टिक एरियाज दोनों को मिलाकर ही बच्चे का क्या किया जाता है, मूल्यांकन करा जाता है, और बच्चे को ग्रेडिंग दी जाती है। यानी कि अगर 90 to 100 है तो A+, उससे 80 to 90 है तो A, और उसके नीचे है तो B+, इस तरीके से। तो इसीलिए इसमें बात कही गई है कि कोलास्टिक और कोलास्टिक एरियाज दोनों ही बच्चे के डेवलप होने चाहिए, ना कि केवल और केवल उसको सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं कि बच्चे का इवैल्यूएशन करना है, बच्चे का असेसमेंट करना है, तो बेसिकली हम ये करेंगे किस आधार पर। इनके लिए हमें किसी ना किसी टूल की आवश्यकता पड़ेगी, हमें इसके लिए किसी ना किसी टेक्निक की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात कही थी कि जब भी हम किसी बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं या हम बच्चे का समेटिव असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो दोनों ही असेसमेंट को करने के लिए हमें, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट पूरे साल करते हैं और उसमें जो जहां जहां इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होती है टीचर वहां इंप्रूवमेंट बच्चे को लर्निंग में कराता जाता है, और लास्ट में जजमेंटल यानी कि समेटिव असेसमेंट उसका करता है। लेकिन अब इनके टूल और टेक्निक्स जिनका हमें जरूरत पड़ेगी बच्चे का इवैल्यूएशन करने के लिए, बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए। पहला है टेक्निक और टूल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टूल एंड टेक्निक। बेसिकली अगर मैं बच्चे को ऑब्जर्व करूं तो ऑब्जर्वेशन के भी दो टाइप होते हैं, वन इज पार्टिसिपेटिव एंड अनदर वन इज नॉन पार्टिसिपेटिव। यानी कि एक तो ये है कि मैंने बच्चे को पहले से ही बता दिया कि आई विल ऑब्जर्व यू, यानी कि मैं बच्चे के खुद के ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाऊं, तब मैं उस बच्चे की एक्टिविटीज, यानी कि बच्चा किस तरीके से बैठता है, किस तरीके से लिखता है, किस तरीके से शेयरिंग करता है, किस तरह का उसका कम्युनिकेशन स्किल है, कैसा उसका एप्टीट्यूड है, कैसा एटीट्यूड है, ये सब मैं ऑब्जर्व करूं। एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिव, यानी कि बच्चे को बताया नहीं है, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, उसका ऑब्जर्वेशन करते हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, एक टेक्निक है, लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन बच्चे का कर रहा होता है कोई भी टीचर, तो उस ऑब्जर्वेशन को वो किस तरीके से उसका रिकॉर्ड मेंटेन करे, तो उसके लिए उसको आवश्यकता पड़ती है किसी ना किसी टूल की। अब सपोज करो हमने जो टेक्निक ली वो ऑब्जर्वेशन ली, तो ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे कि जब हम बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जर्वेशन जब बच्चे की आप कर रहे होंगे तो या तो आप चेकलिस्ट बनाएंगे या कोई रेटिंग स्केल का टूल ले सकते हैं, या आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। अब किस तरीके से चेकलिस्ट बनती है बेसिकली, तो चेकलिस्ट में हमें मालूम होना चाहिए कि किसी भी बच्चे के जब हम चेकलिस्ट बना रहे होते हैं तो बच्चे का नाम, उसकी क्लास, उसका सेक्शन, साथ ही साथ बच्चे को सपोज करो आपने कोई ड्राइंग की क्लास है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ड्राइंग की क्लास में आप कुछ क्वेश्चंस बना लेते हो कि किस तरीके से मुझे उसका ऑब्जर्वेशन करना है कि बच्चा कलर लेकर आया है या नहीं, या बच्चा दूसरे बच्चों के साथ अपने कलर शेयर कर रहा है या नहीं। तो आपको बेसिकली दो ही तरीके के आंसर मिलेंगे, या तो यस
या तो नो। उस आधार पर आप बच्चे का क्या बना लेते हो, एक चेकलिस्ट बना लेते हो और चेकलिस्ट के आधार पर आप बच्चे का क्या करते हो, मूल्यांकन करने की कोशिश करते हो, जिससे कि आपके पास एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड बन जाता है। सेम ऐसे ही इसमें आप रेटिंग स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रेटिंग स्केल में जैसे आपने रेटिंग दे दी 1 2 3 4 कि अगर 1 है तो वेरी गुड है या एक्सीलेंट है, इसके बाद अगर 2 है तो वेरी गुड है, अगर 3 है तो गुड है, और अगर 4 है तो पुअर है या एवरेज है।